हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। देखिए, ये टॉपिक संबंधित है लास्ट टॉपिक से जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। टॉपिक कुछ इस प्रकार था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो हमारा डेरिवेशन आया था कुछ इस प्रकार से आया था कि धनात्मक आवेश प्लस के क्यू था और इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी था। यहाँ पर आपको विभव याद करना था, तो हमारा विभव का जो फॉर्मूला आया था वी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो कुछ इस प्रकार से डेरिवेशन आया था, वो डेरिवेशन सेम आज के इस डेरिवेशन में यूज होगा। तो चलते हैं आज के इस नए डेरिवेशन को, आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव। देखिए, आवेशों के निकाय के कारण इस बार एक आवेश नहीं है, अनेक आवेश हैं। अर्थात जैसे कि ये Q1 आवेश, यहाँ पर ये रखा है Q2 आवेश, ये रखा है यहाँ पर Q3 आवेश, और ये यहाँ पर Qn आवेश। इसी प्रकार के ये n आवेश हैं, और इन सब के कारण हमें विद्युत विभव याद करना है। जैसे वहां पर बिंदु P पर याद किया था एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे, और ये पॉइंट यहाँ पर है बिंदु P, और इस बिंदु P पर विद्युत विभव याद करना है इन सब आवेशों के कारण। देखिए, इस आवेश की इस बिंदु P तक की जो दूरी है, मान के चलो ये R1, ये दूरी R2, ये दूरी R3, और ये जो दूरी है हमारी Rn। कल के डेरिवेशन को अगर हम प्रयोग में लाए तो स्टूडेंट्स, अगर केवल इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव याद किया जाए, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव याद किया जाए, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V, इस आवेश के कारण V1 इज इक्वल टू के Q1 और अपॉन R1। सेम ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया है। इसी प्रकार से हम इस आवेश के कारण विभव याद कर सकते हैं V2 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2, और इस आवेश के कारण अर्थात Vn इज इक्वल टू के Qn अपॉन Rn। तो ये जो हमारे विभव आ रहे हैं अलग अलग आवेशों के कारण, बट हमें इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु P पर विभव याद करना है। तो हम यहां पर लिख देंगे बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण कुल विभव। देखिए, बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण जो समस्त विभव का मान होगा वो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव, अनंत तक कितने भी रख सकते हैं हम। अगर n आवेश होगा तो Vn। अब हम इनके मान रखेंगे। देखिए, V बराबर V1 का मान ये रखा है, देखो के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन R3, और इसे हम लेकर के जाएंगे अनंत तक, जितने भी आवेश हो सकते हैं इसमें। तो के Qn अपॉन Rn। तो इस प्रकार से हमें एक वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व करें, इस वैल्यू को हम हल करें,
तो मान हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, v बराबर, स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए कुछ वैल्यू कॉमन है, और कॉमन केवल और केवल आपको एक कांस्टेंट k नियतांक ये कॉमन नजर आ रहा है, तो इसे कॉमन ले लिया और वैल्यू बचेगी हमारे पास Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 और इन्फिनेटिव Qn अपॉन Rn। V इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर ध्यान से समझना आपको, देखिए इन सबका योगफल करने के लिए हम गणित की एक विधि का प्रयोग करेंगे, उसे कहते हैं समेशन। और समेशन का चिन्ह बटे ये होता है जो हम अध्याय 1 में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ये चिन्ह शो करेगा इन सबके योगफल को। बट इसमें क्या होता है, दो प्रकार के एक लूप होते हैं, एक ये I बराबर, और हम देखते हैं कितने टर्म है ये, देखिए n टर्म है तो ऊपर एक लूप लिख देते हैं इसका n, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर Q1 Q2 Q3 इस तरीके से वैल्यू बढ़ रही है, तो हम यहाँ पर Q अगर 1 की जगह हम I रख दें तो हम ये कह सकते हैं कि I की वैल्यू हमने किसके बराबर रखी है, 1 की जगह, अपॉन R। देखिए ये भी 1 2 3 इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो इसकी जगह भी हमने कितना रख दिया, I। लेकिन क्या हमारे जो समेशन है इन सबके योग का पालन कर रहा है, तो इसे चेक करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से चेक करते हैं। देखिए I बराबर 1 रखा है, तो I बराबर 1 है तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, अर्थात इस I की जगह 1, इस I की जगह 1, तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अगर हम I की जगह 2 रख देंगे तो क्या दूसरी वैल्यू प्राप्त हो रही है, एग्जैक्ट दूसरी वैल्यू प्राप्त हो रही है। अर्थात अगर I की जगह हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो Q2 अपॉन I की जगह 2 रखेंगे तो R2, तो एग्जैक्ट ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसी तरह हम 3 4 मान रख के बिल्कुल यही वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो समेशन है इस योगफल के नियम को पालन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो टॉपिक था आज का, आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव, तो उसका डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत विभव याद करना है, तो करते हैं उस टॉपिक को। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेरिवेशन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। टेस्ट इससे पहले का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, आवेशों के निकाय के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट किसी विशेष बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। बट अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा। देखिए हम विद्युत द्विध्रुव डायग्राम के अनुसार कुछ इस प्रकार से होगा, एक ऐसा निकाय जिसमें दो एक समान परिमाण के आवेश, अर्थात ये भी Q आवेश है और ये भी Q आवेश है, बट परिमाण में एक समान हो और प्रकृति में नेचर में विपरीत हो, ये एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर स्थित हो तो बनने वाला निकाय क्या कहलाता है, हमारा विद्युत द्विध्रुव। तो हमने विद्युत द्विध्रुव की यहाँ पर एक संरचना तैयार की जो कुछ इस प्रकार से है। यदि विद्युत द्विध्रुव का ये बिंदु A हो और ये बिंदु B से प्रदर्शित किया जाए, तब विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें ना तो अक्ष पर ना निरक्ष पर, बट क्वेश्चन है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इसमें ये कंडीशन ये है भी कि अक्ष पर ज्ञात करना है या निरक्ष पर ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी बिंदु कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं। मान के चलो हम यहाँ पर एक बिंदु P कंसीडर कर रहे हैं और इस बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट होता है विद्युत द्विध्रुव का, और इसकी जो दूरियां होती हैं ये अल्प दूरी पर स्थित होता है, तो ये दूरी भी हम A कंसीडर करते हैं और ये दूरी भी हम A कंसीडर
कर लेते हैं। देखिए ए से ये जो पॉइंट पी हमने कंसिडर किया है, मान लिया है, तो माना उस सेंटर पॉइंट से विद्युत द्विध्रुव के केंद्रीय बिंदु से ये आर दूरी पर स्थित है और कितने एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है। तब इस ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P की जो दूरी होगी ये कुछ इस प्रकार से होगी, और धनात्मक आवेश के कारण इसी प्रकार से जो दूरी होगी वो ये होगी। माना बिंदु B से P तक की दूरी R1 है और ये R2 है। स्टूडेंट्स, अगर किसी एक पर्टिकुलर आवेश के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना होता, तब याद रखना V माइनस क्यू का जो मान आएगा वो निकल करके आएगा K माइनस क्यू और ऑन इनके बीच की दूरी अर्थात R2। और इसी प्रकार से इस धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव का मान होगा अर्थात V प्लस क्यू का मान होगा वो K क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी R1। और बिंदु P पर जो नेट विभव होगा, बिंदु P पर जो नेट विभव होगा V का मान हो जाएगा V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। तो इस प्रकार से वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तब विभव का मान बिंदु P पर ज्ञात हो सकता है। बट इसके लिए सबसे मेन कंडीशन है हमारे लिए कि R1 और R2 के मान को ज्ञात करना। देखिए R1 और R2 के मान को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वही इस डेरिवेशन का सबसे मुख्य पॉइंट होगा। और उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। देखिए, अगर ये दो रेखाएं हैं और एक दूसरे से इस तरीके से विचलित है और थीटा कोण पर है, बट ये थीटा जो है बहुत अल्प हो, बहुत छोटा सा हो, और अगर इस रेखा से यहां पर हम लंब डाल दें ए पी और बी, इस तरीके से लंब डाल दें, तो याद रखना स्टूडेंट्स ये रेखा की जो दूरी है इस दूरी के इक्वल होगी। अर्थात हम कहेंगे ए पी बराबर बी और पी, और ये जो होगा सब ये क्या रहेगा, उनके बीच का अंतर। बट कंडीशन क्या है, ये कोण बहुत कम होना चाहिए, अल्प कोण होना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को मैं फॉलो करूंगा इस डेरिवेशन में, और R1 और R2 के मान हम ज्ञात कर पाएंगे। देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अगर मैं इस OP रेखा को पीछे की ओर बढ़ा लूं, देखिए इस रेखा को कुछ इस प्रकार से बढ़ाया जाए, ऐसे, और बढ़ाने के बाद सेम इस कंडीशन के द्वारा यहां से एक लंब डाल दें, ये लंब डाला है, मान के चलो ये M है। सेम कंडीशन से यहां पर बेटे बिंदु B से इस रेखा पर एक लंब डाल दें, और इसे हम डिनोट कर दें M से। अब आप ये कंसेप्ट यहां पर फॉलो करेंगे। किस प्रकार से फॉलो करेंगे, देखिए अगर आपको इस R1 का मान ज्ञात करना है और R2 का मान ज्ञात करना है, तो आपने यहां पर लंब डाला, तब A से लेकर के P तक की जो दूरी होगी वो M से लेकर के P तक की दूरी के इक्वल होगी। तो इसे हम लिख लेते हैं चित्र से। चित्र से A से लेकर के जो P तक की दूरी है, और जहां से आपने लंब डाला है, तो लंब यहां से डाला है, तो M से लेकर और P तक की दूरी के इक्वल होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू, अब देखिए इसे MP को मैं दो भाग में विभाजित करता हूं। किस प्रकार से, हम ऐसे लिख सकते हैं OM
ये लिखा प्लस ओ पी। ए पी का मान कितना है चित्र के अनुसार R2 बराबर ओ एम प्लस, देखिए O और P का मान कितना है, यहां से लेके यहां तक का मान है R। अब एक डायग्राम देखिए, ये कोण थीटा है ना, तो आपका शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा थीटा। और कोण के सामने की जो भुजा है, कोण के सामने की भुजा याद रखना लंब होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए से लेकर के जो m है इसे क्या कहेंगे हम, लंब। ओ से लेकर के जो m है ये कहलाएगा हमारा आधार, और अभी जो सबसे बड़ी भुजा बची ए ओ ये कहलाएगा हमारा कर्ण। देखिए इस कंडीशन में हमारे पास ये मान भी आ गया, ये मान भी है, बट ओ एम अर्थात ये वैल्यू नहीं है, और ओ एम क्या है हमारे पास, आधार। आधार के साथ साथ हमारे पास जो लंब है ना ये ए एम, इसका तो मान नहीं पता, बट इसका मान पता है, ए से लेकर के ओ तक का इसका मान कितना है, कर्ण का मान दे रखा है इसने स्मॉल ए, इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय में भी यूज करेंगे कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा में क्या होता है, ये दोनों वैल्यू होते हैं आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना है हमारा ओ एम अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है ए ओ, और इसका वैल्यू कितनी दी है इसने, स्मॉल ए। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रज गुना कर देंगे, तो ओ एम का मान हमें ज्ञात होगा, और ओ एम कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा, और यही ओ एम हम यहाँ पर रख देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू, इस कंडीशन से ए कोस थीटा प्लस आर, या R2 बराबर स्मॉल आर प्लस ए कोस थीटा। ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है हमें, ये वैल्यू प्राप्त हुई है इस R2 की। सेम इसी प्रकार से हमें वैल्यू प्राप्त करनी है इस R1 की। देखिए R1 की वैल्यू किस इस प्रकार से प्राप्त करेंगे चित्र से, अर्थात डायग्राम से इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से, आपने यहां से इस पर लंब डाला है, तो ये जो दूरी होगी वो इस दूरी के इक्वल होगी, अर्थात B से लेकर के P तक की जो दूरी होगी उसे हम कह सकते हैं N से लेकर P तक की दूरी। और अब इसे डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, BP बराबर NP को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए P से लेकर के O तक की जो दूरी है उसमें से अगर ये ON को मैं माइनस कर दूं, रिड्यूस कर दूं, देखिए P से लेकर के O तक की ये कंप्लीट दूरी है, इसमें से अगर मैं ये रिड्यूस कर दूं, कम कर दूं, तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी N से लेकर के P तक की। अर्थात इस कंडीशन में से मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए BP, और BP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R1 इज इक्वल टू O से लेकर के P तक की, O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है हमारे पास, स्मॉल r माइनस। अब कंडीशन फॉलो करनी है हमें यहाँ पर ON, अर्थात इस ON का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल, अगर आपने पहले ये कंडीशन समझ लिया तो ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए। कुछ इस प्रकार से हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए लंब यहां से डाला है, ये कोण है, और कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। अर्थात हम कह सकते हैं B जो N है ये हो जाएगा इसका लंब, O से लेकर के N तक ये क्या रहेगा इसका आधार, और O से लेकर के B तक ये क्या रहेगा इसका कर्ण। कर्ण की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है कितनी, स्मॉल a। आधार की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। कर्ण कितने हैं, स्मॉल a, और ON की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है कितनी, a cos थीटा। ये वैल्यू सेम हमें यहां पर रखनी है।
ए कॉस थीटा। और इस प्रकार से हम सोल्व कर चुके हैं बेटा R1 और R2 के मान। बट हमें R1 और R2 के मान ज्ञात थोड़े ना करना है, ज्ञात तो हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और विद्युत विभव के मान को ज्ञात करने के लिए आवश्यकता होगी R1 और R2 की। तो चलिए ज्ञात करते हैं विद्युत विभव। देखिए बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव इसका मान कुछ इस प्रकार से होगा। V बराबर इस आवेश के कारण विभव प्लस इस आवेश के कारण विभव, अर्थात V प्लस Q प्लस V माइनस Q। और स्टार्टिंग में ही मैंने इस टॉपिक के बताया था V बराबर धनात्मक आवेश के कारण जो विभव है, इस आवेश के कारण यहां पर जो विभव है उसकी वैल्यू होगी K Q अपॉन R1 प्लस इस आवेश के कारण जो मान आएगा K माइनस Q अपॉन R2। तो ये वैल्यू हमें कुछ यहां से प्राप्त हो रही है। और वैल्यू को हम सोल्व कर सकते हैं कि V बराबर, अगर मैं यहां से इस माइनस को बाहर लूं तो यहां पर माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद के क्यू ये कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बचेगी हमारे पास 1 अपॉन R1, अभी माइनस यहां पर आ जाएगा तो माइनस 1 अपॉन R2। तो कुछ इस प्रकार की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। V का मान ज्ञात करने के लिए जो आपने R1 और R2 ज्ञात किए हैं, इनकी वैल्यू को सेम यहां पर रख देंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए इस कार्य को भी हम पूर्ण करते हैं कि R1 और R2 के मान यहां पर रखते हैं। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बाद में यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में R1 और R2 के मान रखने पर R1 तथा R2 के मान रखने पर, देखिए R1 और R2 के मान हम यहां पर रखेंगे तो V बराबर K Q, ये तो सेम रहा है 1 अपॉन R1, और R1 की वैल्यू हमारे पास ये है R माइनस A कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R2 की वैल्यू जो है हमारे पास R प्लस A कॉस थीटा। ये वैल्यू हमने यहां पर रखी और सॉल्यूशन इसे मैथमेटिकल रूप में करेंगे और आपका आंसर आपकी पॉकेट में। देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। V बराबर के क्यू अपॉन, स्टूडेंट्स यहां पर एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करते हैं तो r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान जो होगा ये होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार की कंडीशन में इस प्रकार का सॉल्यूशन होगा कि r प्लस a कोस थीटा, ये पहले आ जाएगा इधर, चिन्ह माइनस ही रहेगा और ये इसके साथ चला जाएगा r माइनस a कोस थीटा, और ये अपने ब्रैकेट महाराज जो साथ ही नहीं छोड़ेंगे। तो V बराबर के क्यू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने का मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, मैथमेटिक्स का रूल कि जब भी ब्रैकेट ओपन होता है और ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं।
तो यहाँ पर भी करते हैं चिन्ह को चेंजिंग, r प्लस a cos थीटा माइनस, देखिए r और ये माइनस है प्लस हो जाएगा a cos थीटा अपॉन वैल्यू इस प्रकार से होगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। सोल्व करना बहुत ही सिंपल, देखिए आर से आर ये कैंसिल हो गया, हमारे पास मान बचा है v बराबर के क्यू ब्रैकेट, एक ए कोस थीटा ये रहा, दूसरा ए कोस थीटा ये रहा, तो हम क्यों ना इसे लिख लें 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारे पास सोल्व होकर का ये देखिए, यहां पर अब एक विशेष कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। आप जानते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पर भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है 2a और ये एक आवेश रहा q, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः v बराबर ये k तो सेम रहा, इस q और इस 2a की जगह हम लिख सकते हैं p cos थीटा और अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। ये डेरिवेशन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और अंतिम चरण कुछ इस प्रकार से होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम मान लें कि ये जो आर दूरी है, ये जो आर दूरी है जहां पर हमें विद्युत विभव याद करना है, ये इस ए की अपेक्षा बहुत अधिक है, अर्थात हम ये मान लें कि आर दूरी जो है वो बहुत बड़ी है, किसकी अपेक्षा, इस ए की अपेक्षा। तब हम ए को क्या मान सकते हैं, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर नगण्य, और नगण्य हो जाएगा तो ए का जो टर्म है ये हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो वैल्यू हमें फिर विद्युत विभव की जो प्राप्त होगी, देखिए विद्युत विभव की जो मान फिर हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से होगा, V बराबर के P cos थीटा अपॉन, ये वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं तो अपॉन आर स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थी गणों, विद्युत द्विध्रुव के कारण आपका जो विद्युत विभव होगा उसका मान ये होगा। अगर आपके एग्जाम में टॉपिक आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करो, तो आप यहाँ पर इसे छोड़ सकते हो, बट इसके लिए एक विशेष कंडीशन भी आप यहाँ पर शो कर सकते हो। क्या कंडीशन, देखिए कंडीशन ये कि अगर ये P बिंदु यहाँ पर ना होकर के कितना कोण बना रहा है, देखिए समझाता हूँ उसे भी। देखो ये प्लस के, ये माइनस के क्यू था, ये प्लस के क्यू था, और यहाँ से कोण कितना बनना था, ये थीटा, ओ बिंदु से। बट अगर ये लाइन P बिंदु यहाँ पर आ जाए, अर्थात थीटा का मान कम हो जाए, कम कितना हो जाए, बिल्कुल 0, अर्थात P बिंदु यहाँ पर आ जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अभी तो थीटा यहाँ पर है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को हटा करके यहाँ ले आऊँ तो थीटा का मान कितना होगा, 0। और ये कौन सी कंडीशन होगी, ये कंडीशन होती है अक्ष पर, अर्थात हम कह सकते हैं पहली कंडीशन में विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर यानी अक्ष पर विद्युत विभव का मान, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा वहां पर 0 डिग्री। ये मान यहां पर रखेंगे
तो V बराबर हो जाएगा के पी कोस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। और सोल्व करने के बाद क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है, ये वैल्यू प्राप्त हुई है हमें विद्युत विभव की, कहाँ पर, अक्षीय रेखा पर। बट इसका एक अक्ष होता है और एक निरक्ष होता है। निरक्ष जब होगा जब ये माइनस क्यू है, ये प्लस के क्यू है, ओ से केंद्र बिंदु से इस प्रकार की जो रेखा होगी, अर्थात थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, और इसे क्या कहते हैं, निरक्ष रेखा। तो क्या निरक्ष रेखा पर भी विद्युत विभव होगा? चलिए ज्ञात करते हैं, इसे भी देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत विभव का मान, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तब V बराबर के पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कोस 90 का मान 0 होता है तो इस सब वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो V बराबर कितना हो जाएगा 0। हम कह सकते हैं कि निरक्ष रेखा पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष रेखा पर विद्युत विभव का जो मान होता है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर जो विद्युत विभव का मान होता है वो कितना होता है 0। और अक्षीय रेखा पर जो मान होता है वो ये होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, जिसका मान हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ था। फिर उसके लिए विशेष कंडीशन, अर्थात अगर अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना हो तो ये, निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव हो तो 0। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। बने रहे इस चैनल पर, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।